लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है, चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्बले को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैम्बले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप 1-on-1 वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं। इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए, यूके, कनाडा आदि देशों से हैं। ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि किसी भी 3 महीने के प्लान पर होगा। आप कैम्बले ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं। तो ये तो थी चर्चा कैम्बले के बारे में। आइए सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आढ़तें बंद कर दी थीं, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए न दे उसे वो बेखटके दे देते और वसूल भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते थे भी भीमकाय। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर 200-250 मुकदर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन ही में देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई मां का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी मां देखती थी। वो अपनी मां का अकेला लाड़ला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहां तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वो मना करती उसे वो अदबदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लालाजी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि होती। वो मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वो पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का इसे ढोंग समझता था। वो परले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठीकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीत से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहां इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वो पुत्र के लिए मान्य हो गई और जिसको सराहा वो त्याज्य। महाजनी के हथखंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पितृद्वेष के हाथों हुआ। खैरियत ये हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वो घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी कि उसे बनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे। पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा ये था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वो नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वो इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था।
घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर रहे। वो अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वो उसकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में ये स्नेह यहां तक बढ़ा कि अंत में मातृत्व को भी पराजित कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता। अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों करके 8वीं में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए ये बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका उद्यम ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का संबंध ही न था और धन की कहीं था नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साध बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार दिया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वो युवक प्रकृति की युवती ब्याह ही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर उनमें कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी से अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वो कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधे में लगाना चाहते थे। वो तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के दूसरे भाग को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।